अनुरोध। एक बार ना उसका भी आवाज सुन लेना, हमको तो बताना, 2-4 मिनट का घड़िया पे ला के दे देना, पढ़ा देना। इस पिक्चर सीधा है। मोबाइल ब्राइटनेस देख लेना, आवाज सुन के हमको बता देना, ठीक है करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गए? गुड मॉर्निंग सर। आगे देखा जाए अब हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लास 10, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लास 10 हम लोग देख रहे थे, और कल अभी हम लोग पढ़े नहीं, परसों अभी हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन और भी कई तरह का रिएक्शंस को हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, स्टार्टिंग किया जाए। आवाज क्लियर है सबका? क्लियर है ना? देख लो आवाज क्लियर है कि नहीं। ठीक है, नॉइज नहीं आ रहा? ठीक, चलो तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए ना। चलो आज इसके बाद सब टॉपिक आज हम लोग देखेंगे करोजन। कल जहां तक पढ़े थे, कल नहीं परसों, कल तो पढ़ाए नहीं थे, बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटी, दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलात और प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज हो गए थे। तो चलो आज करोजन से देखते हैं। तो देखो करोजन क्या है, ईटिंग अवे। करोजन का मतलब क्या है? ईटिंग अवे of the upper layer of any substances, eating away of upper layer of any substances, like कोई एलिमेंट हो सकता है, मेटल भी हो और एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, स्किन भी हो सकता है, एक तरह से वुड भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है इसमें। करोजन ये याद रखना कि खाली नहीं कि खाली एलिमेंट के लिए होता है ना, ये ध्यान देंगे। तो ईटिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ एनी सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट, स्किन और वुड और अदर थिंग्स in the presence of air, water, moisture और अदर एलिमेंट्स भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं करोजन। करोजन का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज हम लोग जब कभी खरीद के ले आते हैं तो वो काफी नया दिखता है, और उसी के बाद जब मोबाइल देखोगे, मोबाइल ही खरीद के लाते हैं तो शाइनिंग रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका अपर लेयर खराब हो गया, मतलब उसका टेम्पर ग्लास भी लॉस कर देता अपना शाइनिंग सरफेस। वो भी एक तरह से करोजन है। लकड़ी जब पॉलिश होता है, लकड़ी का जब खिड़की दरवाजा बनता है एकदम चमकता रहता है शीशे की तरह, बाद में वो एकदम खुरदरा हो जाता है। तो ये सब करोजन है। स्किन देखोगे, हम लोग जब बहुत जवान रहता है तो एकदम हम लोग का स्किन जो है सॉफ्ट, चिकना, उसके बाद जो होता है फिकना हो जाता है, एकदम रूखा सूखा हो जाता है, वैसलीन लगाना पड़ता है। तो ये है करोजन। मतलब करोजन इज ईटिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ एनी सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स, स्किन, वुड और अदर थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर और अदर एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे करोजन। अब जो है करोजन का बहुत सारा एग्जाम्पल्स होता है। करोजन का एग्जाम्पल्स, तो करोजन का जो मेनली एग्जाम्पल्स तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है करोजन ऑफ आयरन। करोजन ऑफ आयरन, तो एक चीज ध्यान दो, करोजन ऑफ आयरन, तो एक चीज ध्यान देना कि करोजन ऑफ आयरन को करोजन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रस्टिंग। इसके लिए एक अलग प्रोसेस ही है। तो करोजन ऑफ आयरन को हम लोग कभी भी करोजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे, रस्टिंग, ठीक है। करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। दूसरा होता है, दूसरा मान लो दिया है करोजन
करोजन ऑफ कॉपर। तीसरा क्या दिया है, करोजन ऑफ सिल्वर। तो ये सब एलिमेंट्स का करोजन के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तुम लोग का पिक्चर्स क्लियर सही आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। दूसरा मोबाइल लगाया गया कैमरा आज, सब लोग कमेंट में देखें, कमेंट में बताओ कि सब लोग क्लियर है। कोई एक लोग हमको बताओ कि पिक्चर क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं। दीक्षांत तुम बताओ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तब आगे हम आगे पढ़ाना शुरू करें। चलो ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक, कुशल लिख रहा है कि सर करोजन फिर से बताइए। चलो ठीक है कुशल। देखो करोजन का मतलब है कि जैसे तुम किसी भी चीज को खुले हवा में रख दिए तो क्या होगा कि हवा, पानी, धूप, एयर, एयर का मतलब क्या होगा, सनलाइट। एयर का मतलब मेनली सनलाइट, और जो बाकी की गैसेस मिक्सचर है वो गैसेस मिक्सचर भी तो होता है। एयर का मतलब सनलाइट और प्लस उसके साथ मिक्सचर गैसेस जो हम लोगों के अगल बगल, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हम लोगों के अगल बगल में होता है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा गैसेस होता है। वाटर होता है, और उसके बाद मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, हवा और वाटर दोनों मिलाकर, जिसको भाप कहते हैं, वेपर। जैसे हम लोग भी तो सांस छोड़ते हैं तो क्या वाटर वेपर ही ना निकलता, मॉइस्चर। तो वो सारे चीजों के प्रेजेंस में क्या होता है कि किसी भी चीज का अपर लेयर जो होगा वो धीरे 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 खुरदरा हो जाएगा। तुम जैसे एग्जांपल में देख लो कि ये काला वाला बॉटल जिसमें तुम लोग पानी पीते हो आते हो कोचिंग में, क्लासेस में, तो ये जब खरीदे थे तो एकदम ये चमक रहा होगा, एकदम शाइनिंग। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि यूज में जब आया, तुम लोगों का हाथ पड़ा, एयर वाटर एयर कांटेक्ट में आता गया, तो देखो इसका अपना शाइनिंग अपीयरेंस खत्म हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर जो क्या हुआ, करोजन हुआ। तो करोजन देखो तुम यदि बुक में भी देखोगे तो ये बुक है, जब इसको कवर किए थे तो एकदम साफ सुथरा था, अब देखो कैसा हो गया। तो करोजन का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे कोई भी अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हवा, पानी, धूप। ठीक, इसके प्रेजेंस में यदि कोई चीज लॉस्ट हो जाएगा, क्या लॉस्ट होगा, अपर सरफेस लॉस्ट हो जाएगा, मतलब ऊपरी परत जो होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आदमी बूढ़ा होता है तो उसका स्किन रूखा सूखा हो जाता है क्योंकि उसका ऊपरी परत कमजोर पड़ जाता है, उसी को कहते हैं करोजन। तो करोजन देखो यार स्किन में भी होता है, वुड में भी होता है, किसी भी सब्सटेंस में होता है, एलिमेंट में भी होता है। तो हम लोगों को जो करोजन इसमें पढ़ना था, करोजन ऑफ आयरन पढ़ना था, करोजन ऑफ कॉपर पढ़ना है, करोजन ऑफ सिल्वर पढ़ना है। करोजन ऑफ आयरन को हम लोग करोजन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं रस्टिंग, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है बाकी करोजन से। ठीक है, बाकी करोजन से रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक अलग प्रोसेस है। तो अब उसको हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर ले। चलो अपलोड हो जाएगा वीडियो तो नोट करते रहना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम अभी क्या बताएं कि जब लोहे में जंग लगेगा तो हम लोग उसको करोजन नहीं कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे रस्टिंग। क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे, ठीक है। अब रस्टिंग का देखो क्या होता है, Fe प्लस इक्वेशन, रस्टिंग का इक्वेशन क्या होता है, Fe प्लस O2 इक्वल टू Fe प्लस O2। अच्छा इसमें वाटर भी तो है, रस्टिंग में तो वाटर भी होता है। H2O इज इक्वल टू क्या बनेगा, H2O, Fe प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनता है, Fe2O3, Fe2O3 पॉइंट X H2O। अब यहां पर देखेंगे कि जो आयरन है वो किस क्या कौन सा कलर का होता है, मतलब आयरन जो होता है वो किस कलर का होता है, आयरन होता है सिल्वर ग्रे कलर का, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। और ये आयरन ऑक्साइड किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। किस कलर में बनता होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलर ध्यान रखेंगे, कभी कभी कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आयरन सिल्वर ग्रे होता है और रेडिश ब्राउन होता है ये आयरन ऑक्साइड, इसको करते हैं। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन को तुम बैलेंस करो इसको, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आएगा 2। क्या आएगा, यहां होगा 4, यहां होगा 3 और यहां पर होगा 2।
अच्छा, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन है, किसका है, रस्टिंग ऑफ आयरन का, जिसमें Fe+O2 इजकल प्लस XH2O इजकल टू 2Fe2O3 प्लस XH2O। बैलेंस कर दिए हम, ये आ गया आयरन 4, आयरन हो गया 2^4, ऑक्सीजन हो गया 3^6, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 3^6, XH2O और XH2O। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान दो, आयरन सिल्वर ग्रे कलर का होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसको अब इसका देखो, इस पूरे चीज का केमिकल नेम यदि पूछेगा ना, पूरे चीज का, रस्ट का, रस्ट जो है ना, ये क्या नाम है, कॉमन नेम है। रस्ट क्या है, रस्ट जो है ये है कॉमन नेम। रस्ट जो है वो लोहे के जंग का कॉमन नेम है, ठीक। इसका केमिकल जो नेम होता है, इसका केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड। तो XH2 है, वाटर है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ये, ठीक। कॉमन नेम क्या है, रस्ट। अब इसमें जैसे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर XH2 क्यों लगाए हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आयरन का साइज क्या है। जैसे इतना छोटा आयरन है, इतना बड़ा आयरन है, और पूरा घर इतना बड़ा आयरन है, तो लोहे का जो साइज होगा उसी के हिसाब से यहां पर ये X डिसाइड होता है, ठीक है। तो X मींस द number of water molecules. X means the number of water molecules depends upon the size, depends upon the size of the क्या, लोहा मतलब आयरन का जो साइज है वो कितना है, उसी पर डिपेंड करता है कि ये X का वैल्यू कितना होगा। यदि आयरन का साइज बहुत बड़ा है तो X का वैल्यू बड़ा होगा, यदि आयरन का साइज छोटा है तो X का वैल्यू छोटा होगा। तो इसको नोट कर लेंगे आप। इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रस्टिंग, तो ये आप इक्वेशन लिखेंगे बैलेंस के साथ, इसको आप लर्न करना है, ठीक है। बैलेंस भी लर्न करना, बैलेंस समझ, 4 2^4, ऑक्सीजन 2^3, ऑक्सीजन 2^6, XH2O। डॉट का मतलब क्या है, ये डॉट मतलब ये ध्यान दो, ये जो डॉट लिखा है ना, ये डॉट का मतलब ये बोला है कि जो H2O ये बता रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है लूजली कंबाइंड है। कैसे है, लूजली कंबाइंड। इसका मतलब है थोड़ा सा भी यदि हीट होगा, गर्म होगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाएगा। सिर्फ जंग लगते समय XH2O इसके साथ जुड़ा रहता है, और जब जंग लग जाता है तो धीरे धीरे फिर आगे कंटिन्यू होता जाता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे हट जाता है, इसीलिए ये डॉट लगाया। डॉट मतलब लूजली कंबाइंड होता है, ठीक है। एसिड एंड बेस सॉल्ट चैप्टर में भी है, ये हम बता देंगे। ये डॉट का मतलब होता है लूजली कंबाइंड, ताकि आसानी से टेम्परेचर लूज हो तो हट जाइए, ठीक। पहला चीज इसका इक्वेशन पूछता है। दूसरा चीज ये पूछता है कि सिल्वर ग्रे कलर और रेडिश ब्राउन कलर याद रखना, कभी कभी पूछता है कि सिल्वर ग्रे कलर का ऑक्सीडेशन हो रहा। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन का है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना है, ठीक है। ये हो गया। कॉमन नेम पूछता है रस्ट, केमिकल नेम पूछेगा तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इतना चीज इसमें पूछता है। अच्छा, अब एक चीज देखो, कंडीशंस नेसेसरी फॉर करोजन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर करोजन भी पूछता है। इसको प्रीव्यू करे, छोटा कर ले। चलो यहां हो गया। अब कभी कभी देखो इसमें और क्या पूछता है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर करोजन, करोजन नहीं, रस्टिंग है ना, करोजन का ही टाइप था रस्टिंग। जब लोहे में जंग लगेगा तो उसको रस्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग में पहला कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयरन, लोहे का होना जिसमें जंग लगेगा। अरे जिसके घर में चोरी होगा तो चोरी होने वाला घर भी तो जरूरी है, उसी तरह से आयरन का होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ आयरन हो गया। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर कह लो, प्रेजेंस ऑफ वाटर कह लो या मॉइस्चर कह लो।
बस मॉइस्चर और वाटर में क्या फर्क है, वह मॉइस्चर का मतलब एक तरह से हो गया एयर प्लस वाटर दोनों चीज, ठीक है। तीसरा चीज देखेंगे तो ये होगा प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हो गया प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, एयर और जिसको मॉइस्चर कहेंगे। इसमें कोई डाउट मत रखना, तुम ऐसे लिखो, लिखा प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ आयरन लिख लेना। और यदि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लिखोगे तो तुमको एयर और वाटर अलग अलग नहीं लिखना है, तुमको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ आयरन लिख दो और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना एयर प्लस वाटर, ठीक है। तो ये सारे चीजों का होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी है रस्टिंग होने के लिए। लोहे का होना जरूरी है, वाटर और ये ऑक्सीजन और वाटर का, जिसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं। तो ये तीन चीज रहेगा तभी जाकर रस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। और अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था बोर्ड में कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज रस्टिंग। रस्टिंग जो है वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो रस्टिंग जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रस्टिंग जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रस्टिंग कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, और कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड्स, ढेर सारे कंपाउंड्स, मतलब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर को जोड़कर ये एक नया कंपाउंड बनाया ना, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्यों बोलेंगे, इसको लिखा है ना हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका। चलो उसके बाद देखें, अब हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं करोजन ऑफ कॉपर। तो करोजन ऑफ कॉपर देखेंगे, कॉपर, करोजन ऑफ कॉपर, करोजन ऑफ कॉपर देखेंगे। तो अच्छा देखो, कॉपर में हम लोग रस्टिंग नहीं कहेंगे, करोजन में, कॉपर में हम लोग सिर्फ करोजन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर में करोजन जो होता है तो वो कैसे होगा। तो ये होगा Cu प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। Cu प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू CuCO3 पॉइंट CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 पॉइंट CuOH का होल ट्वाइस। देखो ये लिख लेंगे। अब यहां देखो कॉपर जो है ये मेनली होता है ब्राउन कलर का। अब यहां जो बनेगा कॉपर कार्बोनेट, जो बनेगा कॉपर कार्बोनेट, ये होता है मेनली ग्रीन कोटिंग, ये ग्रीन कोटिंग कह लो इसको। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सब अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ गया, इसको जानना जरूरी है। तो देखो करोजन ऑफ कॉपर का मतलब है कि जब कॉपर को हम लोग खुले हवा में रखेंगे, एयर में रखेंगे, और वो वाटर के प्रेजेंस में आएगा, वाटर के प्रेजेंस में आएगा, तो क्योंकि कॉपर जो है ये लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव मतलब बहुत कम मिलता है किसी से, कॉपर जल्दी किसी से मिलता नहीं है। अब जब कॉपर जल्दी किसी से नहीं मिलता है तो क्या होगा, वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। वहीं यदि पड़ा रहेगा तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक वार्म गैस है, वार्म गैस। वार्म गैस का मतलब एक हॉट गैस होता है, हॉट गैस है। और कहीं ना कहीं कॉपर जो है ये गुड कंडक्टर होता है, किसका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है ही और इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी काम आता है वो काम आता है हीट वाला, हीट वाला। कॉपर जो है ना वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस रिएक्शन में जो यूज आता है प्रॉपर्टी हीट का। तो कॉपर क्या है कि लिस्ट रिएक्टिव है, और ये एयर और वाटर के जब कांटेक्ट में आता है तो जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करता है।
तो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो नेचर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो गर्म गैस है। और गर्म गैस होने के कारण क्या होता है कि ये अपने अगल बगल यदि कॉपर को देखता है तो कॉपर क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर कॉपर को पकड़ लेता है। तो इसमें ये आप याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इस रिएक्शन में यूज होता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है कॉपर का कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और कार्बन डाइऑक्साइड वो गर्म गैस होने के कारण क्या होता है कि जहां भी उसको कॉपर मिलता है जाके उसको गर्म करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये खुद गर्म को खींचता है। तो गर्म गैसेस को खींच लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लिया। जब खींच लिया तो ये इसमें 4 प्रोडक्ट्स आ गया, कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है। अब ये सब मिलाकर क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट, और इसको पढ़ेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ के जो है सोचते हैं कि बस हमारा काम इसी में चल जाएगा। नहीं, एग्जाम में तुमसे रस्टिंग ऑफ आयरन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट करोजन ऑफ कॉपर भी है। और तुमसे एग्जाम में यदि ये पूछ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जरूरत है इस रिएक्शन में, क्योंकि रस्टिंग होने के लिए या करोजन होने के लिए तो ऑक्सीजन या वाटर से ही काम चल जा रहा था, तो तुमको ये रीजन लिखना है कि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड copper is a good conductor of heat and electricity, and the property of conducting heat is used in this reaction, and carbon dioxide is a warm gas, and so it is attracted towards the copper because of the good conductivity of heat, and so it forms a copper carbonate and copper hydroxide। अभी हम जो बोले हैं उसको आप बाद में वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये एक्सप्लेनेशन आ सकता है। ठीक है, हाँ समझ गए। तो कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कोटिंग है और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देखोगे जो कॉपर का जो मतलब कॉपर मतलब तांबा, तांबा का जो बर्तन उर्तन होता है, तांबा के बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, देखोगे दादा दादी और चाचा चाची नाना नानी जो बोलते हैं कि तांबा के बर्तन में रात में पानी रखना चाहिए और सुबह उसको पीना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है उसको बता रहे, देखो उसको समझो। हम लोग कॉपर वाले बर्तन में पानी को रख के सुबह पीते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि रात भर में ऑक्सीजन पानी उसमें डाल ही दिए तो वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल ही जाता है, क्योंकि हम लोग भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहते हैं ना। अब मिल गया तो वो बना लिया था कॉपर कार्बोनेट। अब ये कॉपर कार्बोनेट जो है कहीं ना कहीं एक एंटा एसिड का काम करता है। एंटा एसिड का मतलब हेल्प्स in digestion and reduces acidity। पढ़े होगे। तो तांबा के बर्तन में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि कॉपर कार्बोनेट, जो कार्बोनेट है ना रेडिकल, जो कार्बोनेट रेडिकल है ये वाला, ये कार्बोनेट रेडिकल जो है, ये कार्बोनेट रेडिकल एंटा एसिड है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हम लोग के शरीर से एसिडिटी को कम करता है। इसीलिए यदि तांबा वाले बर्तन में हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग को शरीर में एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। रात भर रखने से क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और वाटर तो रख ही दे रहे हैं ताकि ये बन जाए और वो फिर हम लोगों को डाइजेशन में मदद करे, क्योंकि कॉपर तो नहीं, कार्बोनेट वाला रेडिकल एंटा एसिड होता है। ठीक है, अब जो बच्चे इसको समझ लिए ठीक है, जो बच्चे नहीं समझे तब एग्जाम में आएगा तो बोलेंगे इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, गंडोगोल होएगा। छे देखे कौन कौन है और कौन कौन गायब हो गया है, देखा जाए बीच में। ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो बताएं इसको आप ध्यान देना। हम जो बोले हैं ये भी आता है कि व्हाई द वाटर इज स्टोर्ड इन द मतलब कॉपर वेसल्स एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो ये अभी जो बताएं वो रीजन है इसका, समझ गए आप। कॉपर का कलर बता दिए, इसका भी कलर का बता दिए, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कॉरोजन ऑफ कॉपर था। उसके आगे देखो, देखो हर टॉपिक में एक क्वेश्चन है, उसमें बताएं इसमें भी है। चलो इसके बाद नोट कर लेना। अब इसके बाद देखो, अब एक होता है
करोजन ऑफ सिल्वर, जिसको हम लोग कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या कहेंगे? टर्निशिंग ऑफ, क्या कहेंगे? टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, इसमें क्या होता है कि जो सिल्वर है प्लस H2S इजिकल टू H2S इजिकल टू ये बन जाता है सिल्वर सल्फाइड प्लस H2। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2। ये क्या होता है? व्हाइट ग्रे कलर का होता है, व्हाइट ग्रे कलर का होता है। और ये किस कलर का होता है? ये ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्लैक ब्राउन कलर का मतलब। ठीक है, अब देखो कॉरोजन ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग का मतलब क्या होता है? टर्निशिंग का मतलब होता है रूखा बन जाना, रूखा सूखा बन जाना। मतलब कोई भी यदि हम लोग सिल्वर का कोई चीज ज्वेलरी खरीदते हैं, पायल उयल देखोगे घर में मम्मी का होता है, तो कुछ दिन बाद देखोगे वो क्या होता है कि उसमें काला काला पड़ जाता है, हल्का पीला पड़ जाएगा, अलग अलग मतलब उसका कलर ही डिकलराइज हो जाता है। देख कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है, उसी को बोलते हैं टर्निशिंग। टर्निशिंग वर्ड का मतलब क्या है? डीकलराइजिंग, डीकलराइजिंग। तो टर्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब डीकलराइजिंग, डीकलरिंग नहीं, डीकलराइजिंग, डीकलराइजिंग है। ठीक है, डीकलराइजिंग, डीकलराइजिंग मतलब कलर का छोड़ना, कलर का छोड़ना। अब सिल्वर यदि हम लोग मिला देंगे इसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। अब अच्छा एक चीज देखो, सिल्वर सल्फाइड का यदि फॉर्मूला देखेंगे तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का यदि फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? जिसे बोलूंगा अच्छा कॉफी बना के ले आकर रख देंगे। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1। सल्फर का 16 होता है, 2 8 6, तो इसका वैलेंसी 2। तो सल्फर का 2 क्रॉस इनटू करने की कोशिश करेंगे, तो क्रॉस इनटू करने की कोशिश कर दीजिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये हो गया H2S, ये बन गया हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ठीक है, ठीक है, सही है? बिल्कुल गलत है, गधा हो सब एकदम। ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है। अरे सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। गधा कहीं के सब, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। इसीलिए बोलते हैं कि घुस के पढ़ो, घुस जाओ एकदम अंदर तक। अरे H, यहां देखो H का 1, सल्फर का 2, क्रॉस इनटू करेंगे तो H2S आएगा। H2S का मतलब ये क्या होगा? ये ना 2 है। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, ये बताओ, इसको क्या पढ़ते हैं? CO2, कार्बन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ गया? चलो ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां पर ये बना ब्लैक ब्राउन कलर का और हाइड्रोजन गैस तो उड़ गया हवा में, बाबा जी का घंटा के पास चला गया। चलो हो गया। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, जो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसी को क्या जरूरत था सिल्वर से मिलने का? जब बहुत सारा गैसेस होता तो इसको क्या जरूरत था इससे, इसके साथ मिलने का? बहुत सारा गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, बहुत सारा गैस तो था। तो इसी गैस को जरूरत क्या पड़ा? तो उसको देखो तुम, रिएक्टिविटी सीरीज जब हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे तो उसमें बताया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्या था? हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्या है? मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। याद देख लेना, नहीं होगा तो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे था मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, तो ये बताओ कोई भी आदमी जब मिलेगा तो अपने अगल बगल के लोग से ना मिलेगा? अपने अगल बगल के लोग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम मान लो मुगल सराय में हैं, तो तुम लोग मुगल सराय के एरिया से ही ना पढ़ने आते हो कि न्यूजीलैंड से पढ़ने आएगा। वो बात अलग है कि हमसे पढ़ा हुआ लड़का न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और USA, जर्मनी में रहता है, वो बात अलग है। लेकिन तुम लोग पढ़ने का न्यूजीलैंड से पढ़ने आओगे हमसे? नहीं, पढ़ने मुगल सराय से आओगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है, ये सिल्वर यहाँ है और उसके नजदीक ही में है हाइड्रोजन, नजदीक में ही है हाइड्रोजन।
और क्योंकि सिल्वर जो है ये मेटल है, तो और दूसरी चीज क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है गैस, हाइड्रोजन है गैस। तो इसमें अब फिर एक चीज देखो, बढ़िया चीज, नया चीज समझो। यदि हाइड्रोजन H खाली लिखते हैं, सिर्फ H लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेटल का काम करेगा। लेकिन यदि H2 लिख देंगे, ये क्या है, ये सिर्फ है हाइड्रोजन, सिर्फ है हाइड्रोजन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम H प्लस से, H प्लस से। लेकिन यदि हाइड्रोजन गैस बना लेगा तब ये काम करेगा नॉन मेटल का, नॉन मेटल का काम करेगा, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बताए भी थे क्लास में कि हाइड्रोजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आधा एक घंटा का लेक्चर होगा। तो ये याद रखेंगे कि हाइड्रोजन यदि मान लो एलिमेंट के फॉर्म में है, सिर्फ H है, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होगा। और H2 यदि है, H2, क्योंकि कोई भी गैसेस कभी भी सिंगल में नहीं होता है, इनर्ट गैसेस सिर्फ सिंगल में होता है, इस तरह से नियोन, आर्गन और नियोन, आर्गन और क्या है, मान लो हीलियम, ये सब मोनो एटॉमिक गैस है। ये सब क्या है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस हमेशा क्या होता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, और बाकी सारा गैसेस डाई एटॉमिक होता है। इसीलिए हाइड्रोजन जब गैस में आता है तो H2 बना लेता है, और ये बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल का काम करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यदि सिर्फ, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव का काम करेगा, मतलब मेटल की तरह काम करेगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना। और सिल्वर क्योंकि ये बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव एलिमेंट है, लो रिएक्टिव एलिमेंट मतलब लो रिएक्टिव एलिमेंट में मेटल है, ये ना, लो रिएक्टिव मेटल है, जिसके कारण क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है, जिसके कारण ये अपने अगल बगल के ही मेटल से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो मरकरी से इसलिए नहीं रिएक्ट कर पाता, क्योंकि मरकरी जो है सिर्फ मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, और हाइड्रोजन जो है वो इसको दिखता है, मतलब जब सिल्वर हाइड्रोजन को देखता है ना, जब सिल्वर हाइड्रोजन को देखता है तो वो लगता है कि अरे ये तो मेरे अगल बगल का है, मेटल ही है। लेकिन जैसे ही उसके साथ मिलता है तो वो अपने असलियत पे आ जाता है, अपने असलियत का मतलब बना लेता है H2, ठीक, H2 बता दिए। ये सोच के जाता है कि भैया मेरे अगल बगल का है, चलो एलिमेंट है, मेटल है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचता बना लेता है अपने आप को H2, और यहाँ पर सिल्वर H2S बना लेता है। क्योंकि हम अभी आज क्लास में ही बता देंगे, तो सल्फर जो है, सल्फर भी इसी तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। सल्फर भी नॉन मेटल है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, जिसका मतलब होता है 286। लेकिन क्योंकि 6 है तो ये नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सल्फर है जमीन के नीचे मिलता है, जो बोलते हैं सल्फर बेड्स, और वो किस प्रोसेस से बाहर होता था, बताए थे, फ्रॉस्ट प्रोसेस से, समझिए, फ्रॉस्ट प्रोसेस से बाहर होता था। तो हाइड्रोजन और सल्फर एक जैसा लगभग प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए बनाता है H2S। और ये सिल्वर लो रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से नहीं मिल पाता है, वो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब सिल्वर सल्फाइड यदि बनाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी होता है एसिडिक। सल्फर के अंदर जो प्रॉपर्टी है एसिडिक है, इसीलिए सिल्वर सल्फाइड यदि कोई बन गया कंपाउंड, मतलब सिल्वर था, इसमें जंग लगा, रस्ट लगा, मतलब रस्ट नहीं, कोरोजन लगा, रस्ट तो होगा नहीं, इसमें कोरोजन हुआ, और ये बना लिया सिल्वर सल्फाइड, जो कि एसिडिक नेचर का है। और इसको हम लोग यदि टूथपेस्ट से साफ कर देते हैं तो साफ हो जाता है पायल। जो मम्मी का घर का पायल वेल होगा, उसको तुम टूथपेस्ट से साफ कर दोगे तो साफ हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है। और टूथपेस्ट में होता है बेसिक नेचर, बेसिक मतलब बेस वाला नेचर, और एसिड और बेस मिलाकर क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, और वो सॉल्ट बाहर हो गया, और ये फिर से सिल्वर जो होगा फ्री हो गया, और मम्मी का पायल जो है चमक गया, और गाना गाने लगे हम लोग, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक एंड इट्स मैजिक, ठीक। तो सिल्वर सल्फाइड फिर से चाहोगे तो साफ हो जाएगा टूथपेस्ट से। तो इसमें देखो इतना सारा चीज था। इसमें क्वेश्चंस में ये पूछता है कि सिल्वर जो है वो सिल्वर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड से ही कहीं रिएक्ट करता है। तो इसका भी जो रीजन हम बताए हैं उसको आप समझ लेना, अच्छे से नोट कर लेना। कलर याद रखना, सिल्वर का व्हाइट ग्रे और सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक ब्राउन। जब आप लोग नोट्स बनाओगे
तो ये तो अभी पूरा रंगा गया है, पूरा करोजन हो गया, बोर्ड में नरक मचा गया है। तो तुम आराम से अपना स्टार्टिंग से नोट करोगे तो सब कुछ दिखेगा तुमको, क्योंकि इसमें तो हम पार्ट बाय पार्ट लिखे हैं ना। तो इसको नोट कर लिया। पानी पी लिया जाए, थोड़ा सा H2O ले लिया जाए, H2O, चलो ले ले। पानी को थोड़ा सा ढकेल लिया जाए ताकि काम आ जाए, कुछ ताकत आ जाए। चलो ये हो गया, करोजन ऑफ सिल्वर भी हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर देखना है, ठीक। कंडीशंस नेसेसरी फॉर करोजन। हम रस्टिंग का बता दिए थे, करोजन का भी बता रहे। देखो दोनों में लगभग ही सेम है, थोड़ा सा खाली बस एक पॉइंट का डिफरेंस है। प्रेजेंस ऑफ corroded metal और एलिमेंट और सब्सटेंस, क्योंकि करोजन खाली मेटल का थोड़ी ना होता है। तो करोजन लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और हम लोगों के स्किन का भी हो सकता है, स्किन। तो प्रेजेंस ऑफ corroded मेटल और एलिमेंट और सब्सटेंस। दूसरा चीज प्रेजेंस ऑफ O2। तो कोई जरूरी नहीं है कि O2, देखो अभी जस्ट हम बताए थे कि सिल्वर में करोजन होते समय देखो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ा था। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब एयर में O2 हो सकता है, H2S भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता था। ये क्या यूज हुआ, सिल्वर के करोजन में काम आया था। सिल्वर के करोजन में ये कहां काम आया, करोजन ऑफ कॉपर में काम आया, कॉपर के करोजन में काम आया ना। तो आप लोग क्या करते थे, अभी तक याद होगा आपको कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर करोजन में लिख देते थे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख देते थे तो टीचर भाग कटे कर देता था, बोलते थे कि सर टीचर तो नंबर काट दिया। तो नंबर काटेगा ही ना, प्रेजेंस ऑफ एयर लिखो ना, एयर में सब आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सारा गैसेस आ गया सब। तो प्रेजेंस ऑफ एयर लिखो। तीसरा लिखो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लिख दो। मॉइस्चर में नमी, मतलब वो भी जरूरी है। अब जैसे कुछ बोलेगा कि सर करोजन ऑफ सिल्वर में तो नमी आया नहीं, नमी होता है, बिना नमी के रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, उसका कारण है कि जैसे H2S जो गैस था, H2S गैस होता है ना, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस है। और ये गैस जब तक चिपचिपा नहीं होगा तो जाके किसी के ऊपर गिलगिल्ला बन के चिपकेगा नहीं, और जब तक चिपकेगा नहीं तब तक उसको वहां से करोड नहीं करेगा, उसके अपर लेयर को चाटेगा नहीं। इसीलिए मॉइस्चर का होना जरूरी है, चिपचिपा होना, ठीक है। चिपचिपा होगा तभी तो जाके चिपकेगा। जैसे सूखा मान लो धूल गर्दा है, हम लोग गए शर्ट गंदा हुआ झाड़ दिया, अब चिपचिपा वाला गंदा चिपकेगा तो झाड़ेंगे तो और उसमें गंदगी लग जाएगा। उसी तरह से वो मॉइस्चर का होना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स लिख लो, अदर एलिमेंट्स और केमिकल्स। तो कभी कभी दूसरे किसी एलिमेंट का होना या केमिकल्स का होना तभी जाकर वो करोजन होता है। तो ये आप समझ लेंगे। ये इसमें एक पॉइंट बस यही वाला पॉइंट खाली बढ़ा, और उसमें होता था ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन में, लेकिन करोजन में प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रस्टिंग और करोजन में। रस्टिंग और करोजन में यदि मान लो आपसे डिफरेंस पूछ लेगा तो आप 2 पॉइंट बताना। रस्टिंग और करोजन में 2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रस्टिंग और करोजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो एक ये है कि रस्टिंग जो है इसमें ऑक्सीजन होगा और इसमें जो होगा एयर होगा। दूसरा चीज इसमें सिर्फ लोहा होगा, आयरन, इसमें होगा अदर एलिमेंट होगा। अदर एलिमेंट्स मतलब देन आयरन, लोहे को छोड़कर या तो वुड भी हो सकता है या कोई अदर सब्सटेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। अदर लिख लेना यहाँ पर ना, गंदगी मच गया, लिख लेना। एयर होगा और अदर एलिमेंट्स देन आयरन, लोहे को छोड़कर, और वुड होगा और बाकी अदर सब्सटेंसेस हो सकता है। और रस्टिंग में ऑक्सीजन होगा और एयर ही सिर्फ होगा।
सॉरी, ऑक्सीजन होगा और आयरन ही सिर्फ होगा और ऑक्सीजन होगा, उसमें एयर होगा। अभी हम बताएं क्यों। समझ गए? समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक तो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, रस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक एक स्लो प्रोसेस है। क्या है? रस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू करोजन। अब करोजन जो है वो रस्टिंग से ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। अब फास्ट लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये समझ मत लेना कि आज रात में ही पता चला पायल मम्मी खरीद के लाई और रातों रात उसमें करोजन होगा, नहीं। रस्टिंग का करोजन में यदि कंपेयर करेंगे तो रस्टिंग स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू करोजन। और करोजन जो है वो रस्टिंग से थोड़ा सा फास्ट होता है। तो रस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस, रस्टिंग नीड्स ऑक्सीजन, रस्टिंग में आयरन चाहिए। करोजन इज फास्टर प्रोसेस एज कंपेयर टू रस्टिंग, और करोजन में एयर चाहिए और करोजन में अदर एलिमेंट्स और देन आयरन। लोहे को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हो सकता है, वुड हो सकता है, बाकी कोई सब्सटेंसेस भी हो सकता है। ये हो गया, इतना खत्म कंडीशंस फॉर नेसेसरी फॉर करोजन, इतना हो गया है। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसको इरेज कर दें, इरेज करें, इरेज करें कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सब, कौन कौन है अभी? अरे जल्दी बताओ तब ना आगे पढ़ाया जाए। कौन कौन है? सर शायरी, यही सब फालतू का क्वेश्चन। सर जीके क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन पूछे? अरे कितना जीके का क्वेश्चन पूछेगा? चलो जीके का क्वेश्चन अभी पूछ ले, आ जाएगा, याद आने दो हमको, दिमाग में आने दो। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ा जाएगा मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, ठीक है? इसको इरेज करें, चलो उड़ गया। अब देखो, प्रिवेंशन, वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कॉरोजन, कॉरोजन और रस्टिंग दोनों में एक ही प्रोसेस होता है, ठीक है? वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कॉरोजन और रस्टिंग। कॉरोजन और रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो पहला पेंटिंग, पेंट कर दीजिए। दूसरा उसको पॉलिशिंग कर दीजिए। तीसरा, तीसरा जल्दी बताओ, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, ग्रीसिंग, हाँ ग्रीस लगा दीजिए। फिर मोबिलिंग बोलेगा सब, फिर बोलेगा मोबिलिंग कर दीजिए सर। गधा लोग, मोबिलिंग तो अंदर ना होगा, इंजन के अंदर ना होगा, ताकि वो आसानी से मतलब तेज गति से मूव कर सके इंजन का पार्ट। तो मोबिलिंग थोड़ी ना होगा, इसमें ग्रीसिंग बाहर करते हैं, मोबिलिंग अंदर करते हैं, समझ गया? ग्रीसिंग जो है बाहरी पार्ट का किया जाता है ताकि जंग ना लगे, धूल गर्दा से वो जंग ना पकड़े। अब मोबिलिंग अंदर का होता है ताकि उसके पार्ट जो होता है वो इंजन का तेज चले। तो मोबिलिंग नहीं होगा, मोबिलिंग नहीं होगा, ग्रीसिंग होगा, ठीक है? ग्रीसिंग होगा। और क्या होता? प्लास्टिक कोटिंग कर देंगे, प्लास्टिक कोटिंग कर देंगे। प्लास्टिक कोटिंग देखोगे, जिन लोगों का नया घर बना है, केदारनाथ का भी चौथा तल्ला नया घर बना है। जो केदारनाथ है हम लोग के स्कूल के भैया, एक बच्चा है केदारनाथ, तो केदारनाथ का जो है वो 4 फ्लोर का घर बना है और वो अपने चारों फ्लोर के घर में पीवीसी पाइप लगाया है, पीवीसी पाइप, प्लास्टिक, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसमें देखोगे जो नल का पाइप होता है उसमें ब्रास वाला लगता है, ब्रास वाला लगता है नल लगाने के लिए, ब्रास पाइप। इसका मतलब ऊपर से प्लास्टिक रहता है और अंदर से जो है ब्रास रहता है, ब्रास, BRASS। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है? चलो जीके का क्वेश्चन आ गया, याद आ गया। अब ये बताओ कि रेड क्रॉस, रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस आप लोग पढ़े होगे, पढ़े क्या होगा, देखे होगे, एम्बुलेंस वैन में भी तो रेड क्रॉस डॉक्टर वाले में लगा रहता है। इसके फाउंडर कौन थे आपको बताना है, इसके फाउंडर, फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। और दूसरा एक क्वेश्चन आ गया जीके का। लो जीके का ही कमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। लो आज ढेर सा, पहला ये आ गया। दूसरा ये बताओ कि मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जो है वो आई थी अल्बानिया से, ठीक है? अल्बानिया से आई थी। अब तो ये सब सोच रहा है कि सर मदर टेरेसा कहां से आई थी, ये पूछेंगे नहीं, तो हम क्लास में बता ही थे कि मदर टेरेसा आई थी अल्बानिया से। इसके आप ये बताओ कि ये कौन से कंट्री के नेबरिंग कंट्री है, कौन सा कंट्री का नेबरिंग कंट्री है ये, कौन सा कंट्री का नेबरिंग कंट्री है ये, अल्बानिया। और तीसरा क्वेश्चन ये बताओ कि नेम द रिवर,
नेम द रिवर फ्रॉम विच द इक्वेटर पासेस ट्वाइस। इक्वेटर जो है पासेस ट्वाइस। ट्वाइस मतलब कौन से रिवर से इक्वेटर जो है वो 2 बार पास किया है। चलो 3 क्वेश्चन आप लोग सीबी क्वेश्चन, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केदारनाथ के डिमांड पे बताया गया है, ठीक है। और जैसे ही आंसर आएगा तुरंत गाने लगेगा केदारनाथ गाना, इट्स मैजिक इट्स मैजिक। तो मैजिक ऐसा ना भाई पढ़ो, नहीं तो आगे चल के मैजिक ही चलाना पड़ जाएगा। तो ऐसा काम मत करो, पढ़ो। चलो ठीक है। गैल्वानाइजिंग, गैल्वा क्या है, हम भूल गए इधर। गैल्वानाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है, अभी बताते हैं ये क्या होता है। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है। एनोडाइजिंग याद होगा आपको, आशीष खन्ना आपको क्लास में आप ही लिखवाए थे एनोडाइजिंग। और एक गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होता है, और एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आज हम जो है क्लास में क्या पढ़ा रहे थे, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी सबको होमवर्क दिया गया था कि आप लोग, हम जैसे बताए थे सीताहरण के हिसाब से उसी तरह से लिख के आना है। हम चेक करेंगे सैटरडे को। तो पेंटिंग, पॉलिशिंग, ग्रीसिंग, प्लास्टिक कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इतना सारा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज को करोजन और रस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट करिए। चलिए नोट करते रहिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आप नोट करिएगा। इसके आगे अब हम लोग देखो, अब इसके आगे देखो। अब हम लोग, सर गायब हो जा रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा लोग जुड़ जा रहे हैं, और सर क्लास में खड़े रह रहे हैं तो यहाँ पर कम लोग जुड़ रहे हैं। कहीं कि पिटाने का डर है क्या कमेंट किया, आंसर कमेंट किया हो क्या सब, देखें। आदित्य, गूगल नॉट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्रीस, मैसेडोनिया, मैग्रोटा, कोसोवा, ठीक है। इटली, इटली भी है। मदर टेरेसा अल्बानिया जो आए थे वो इटली के बगल में है। इटली, इटली समर, हाँ सर, यस सर, ठीक है। कॉन्गो, कृष्णा सोनकर गूगल बाबा से हेल्प लेके बना दिए। कॉन्गो सही बताया हो। इसका नेम द रिवर फ्रॉम विच द इक्वेटर पासेस 2 टाइम्स। कॉन्गो, कॉन्गो, CONGO, कॉन्गो। सब दो दो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। हेनरी डुनांट, आशीष यादव भी गजब बताया हो। चलो हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट जो है वो आज जो थे खोजे थे रेड, ठीक है, ठीक है। गजब सब आंसर बता रहे हो सर। कल का 3 आवर्स चाहिए। अच्छा सर, कल 3 आवर्स चले? नहीं सर, पता था। अच्छा, कृष्णा सोनकर को पता था। सर कल लाइव चलेगा? अरे काहे नहीं चलेगा, कल का बर्थडे है जी तुम्हारा। तुम ही गुरु नानक बर्थडे जी हुए होगा। यस सर, गूगल बाबा से। ओ माय गॉड। चलो आदित्य सही है, आदित्य सही बता रहा। आदित्य का शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया जाएगा, लाइव चल रहा है। लाइव में बता देंगे, दिक्कत हो जाएगा। चलो कल देखेंगे, सुबह मैसेज किया जाएगा दीदी, सुबह क्लासेस चलाया जाएगा तो। चलो ठीक है। अब इसके बाद अभी देखेंगे। अभी टॉप, ओ माय गॉड 9:30 बज गए हैं। 20 मिनट और रुके रहो, 20-25 मिनट रुके रहो। चैप्टर आज खत्म करके जाएंगे हम, ठीक है। कोई अभी जाएगा नहीं, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कल या परसों, मतलब कल लाइव क्लासेस में इसका पूरा जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनवाएंगे अभी हम। तो कोई जाना मत, गायब मत होना। भूख लगा है, रुके रहो। प्रेशर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में एकदम नहीं पढ़ेंगे। प्रेशर कुकर नहीं बनना है हम लोग को, प्रेशर कुकर नहीं बनना है। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर दें, ठीक। अब इसके बाद एक टॉपिक होता है और रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी, तो रेनिसिडिटी क्या है? कोई नहीं जाएगा कहीं, ये ध्यान देते रहना। देखो ये एकदम लास्ट टॉपिक है। इतना देर से पढ़ रहे थे, बस खाली और 20 मिनट बैठे रहो। 20-25 मिनट, पूरा चैप्टर खत्म। एक लोग गायब हो गया, वो नाश्ता पानी कर गया। ठंडा का मौसम है, प्रेशर हाई है, और वो लग रहा है समोसा वोसा खा लिया था क्या? अच्छा, गुलगप्पा खाया था इसीलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रेनिसिडिटी, रेनिसिडिटी क्या होता है? तो रेनिसिडिटी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद द फूड स्टफ्स, मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं वो उसको क्या कहेंगे, फूड स्टफ। ठीक है, फूड स्टफ्स, ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन मतलब विद द फूड स्टफ्स टू गिव द फाउल टेस्ट, फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट। मतलब क्या है कि जो खाना हम लोग खा रहे थे वो फूड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, एयर से रिएक्ट कर जाता है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है। तो इसमें मेनली एयर नहीं ऑक्सीजन ही होता है। याद रखेंगे रेनिसिडिटी में एयर कम होता है, मेनली ऑक्सीजन होता है, मेनली ऑक्सीजन होता है। और ये जो होता है ये क्या बना लेता है, फाउल फूड बना लेता है। मतलब ऐसा खाना जो बदबूदार हो और जो सड़ा हुआ हो, एकदम बदबू दे रहा हो, वो वाला खाना जो है उसको प्रोसेस को कहेंगे रेनिसिडिटी। मतलब रेनिसिटी इज अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। स्लो ऑक्सीडेशन का मतलब ही नहीं कि ब्रेड लाके रखें और 2 घंटा में खराब हो गया, ऐसा नहीं, 2, 4, 5 दिन लगेगा। तो स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है विद द फूड स्टफ्स टू गिव द फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट। फूड का ऑक्सीजन से रिएक्ट होना मतलब एयर मॉइस्चर से मिला देना, तो ये क्या बन जाता है, फाउल फूड बन जाता है, फाउल फूड बन जाता है। ठीक है, हमारा टॉनिक आ गया था, हम भूल गए, जल्दी जल्दी लिखो इतना। टॉनिक, टॉनिक आ गया है। ठीक, तो ये क्या बन गया, फाउल फूड बन गया। फाउल फूड मतलब ऐसा खाना जिसका टेस्ट बदबू हो, एकदम बदबूदार टेस्ट, और बहुत बदबूदार महक भी रहा हो, सड़ा खाना। तो ये प्रोसेस को कहेंगे रेनिसिडिटी। ठीक है, अब मतलब देखो जंग जो है चारों तरफ लगता है, लोहे में जंग लगा रेनिसिडिटी, तो क्या कहेंगे, रस्टिंग। कॉपर में लगा, सिल्वर में लगा, तो ये सब में क्या कह रहे थे हम लोग, करोजन। लकड़ी में लगा करोजन, कपड़ा में लगा करोजन, स्किन में लगा करोजन, खाने में लग गया तो रेनिसिडिटी, रेनिसिडिटी हो गया। ठीक, तो रेनिसिडिटी इज a slow oxidation process in which the adding of oxygen with the food stuff to give out the foul bad smell taste। फूड प्लस ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ, मेनली इसमें ऑक्सीजन होता है और ये खाने को खराब कर देता, फाउल फूड बना देता। ठीक है, तो रेनिसिडिटी में इतना ही है। अब इसमें रेनिसिडिटी में एक टॉपिक ये था कि प्रिवेंशन फ्रॉम रेनिसिडिटी, प्रिवेंशन फ्रॉम रेनिसिडिटी। इसमें देखते रहेंगे एक नया चीज आ जाएगा, रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी स्पेलिंग क्या है भैया रेनिसिडिटी का, तो रेनिसिडिटी, चलो CIDDDDTY स्पेलिंग मिला लेंगे, स्पेलिंग मिला लेंगे आप लोग। रेनिसिडिटी का जो भी होगा, रेनिसिडिटी का रेनिसिडिटी सही से लिखें, BTY। चलो रेनिसिडिटी स्पेलिंग सही, गलत होगा तो लिख लेना। प्रिवेंशन ऑफ रेनिसिडिटी में सबसे पहले क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। किसी भी चीज को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। रेनिसिडिटी में सिर्फ तुमको 2 चीज ध्यान देना है कि आप किसी भी हालत में ऑक्सीजन के जल्दी कांटेक्ट में मत आने दीजिए खाने को। और दूसरा चीज ये ध्यान देना कि कभी भी खाने को हाई टेम्परेचर पे मत रखो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जो है एक्टिव होता है। बैक्टीरिया, माउल्ड, वायरस हाई टेम्परेचर पे ही एक्टिव होता है। उसका भी तुम कारण है क्योंकि जब अर्थ का डिफरेंशिएशन हुआ था स्टार्टिंग में, उस समय टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा था, और आज तक बैक्टीरिया, माउल्ड जो है वो हाई टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर पैकिंग करेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन मतलब लोअरिंग टेम्परेचर, लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर देंगे। तीसरा क्या करेंगे, यूज पैकिंग विथ प्रिजर्वर गैस, पैकिंग विथ प्रिजर्वर गैस लाइक N2, N नहीं, सिर्फ N नहीं, यहां ध्यान देना, N खाली लिख देंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या लिखेंगे,
N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करेंगे, नाइट्रोजन गैस से पैक करेंगे। नाइट्रोजन गैस क्या है? प्रिजर्वर गैस है, ठीक है। ये कभी भी किसी खाने के साथ जल्दी मिलता ही नहीं है, जल्दी नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं मिलता है ये अब सोचते रहो, हम बता देंगे। पैकिंग विद द प्रिजर्वर गैस लाइक नाइट्रोजन। आप देखो, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशन नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स, DATNTS, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में आप लोगों को सबको पता है कि BHA होता है और BHT होता है, BHA BTST। तो BHA को हम लोग बोलते हैं बुटिलेटेड, ये सबको पता है ना। तो BHA को क्या कहेंगे? BUTYLATED, बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल, बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल, हाइड्रोक्साइल एनिसोल। और इसका होता है बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल टोलिन, TOULENE, देखो टोलिन। तो बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल और बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल और बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल टोलिन, ठीक। अब ये बताओ कि इन दोनों का यूज कहां पर है? खाने को बचाने में, रेनी एसिडिटी से बचाने में, ठीक है। ये देखो स्पेशली कहां यूज होता है? ये स्पेशली यूज होता है लिपस्टिक्स में, लिपस्टिक्स में यूज होता है और मॉइस्चर्स में यूज होता है। मॉइस्चराइजर, ठीक है, मॉइस्चराइजर, ठंडा आ रहा है वहां पर यूज होता है। तो मॉइस्चराइजर में और लिपस्टिक्स में BHA और BHT को डाला जाता है, BHA और BHT को, ताकि यदि लिपस्टिक हम लोग होठ में लगा रहे हैं, ऐसे करेंगे, तो यदि ऐसे करेंगे तो होठ से हम लोगों के शरीर के अंदर जा सकता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, परेशानियां और मुश्किलात बढ़ा सकता है। इसीलिए लिपस्टिक को हम लोग में, लिपस्टिक में BHA और BHT को भी मिलाया जाता है। और मॉइस्चराइजर में यही प्रॉब्लम है। मॉइस्चराइजर हम लोग शरीर में लगा लिया, पता चला कि हम लोग को शरीर को ही नुकसान कर दिया, हम लोग को शरीर को जल्दी से, और पता चला रेनी एसिडिटी करने लगा हम लोग का शरीर रूखा होने। मॉइस्चराइजर में भी BHA और BHT मिला रहता है, ताकि हम लोग के शरीर को ऑक्सीडेशन होने से बचाए। मतलब हम लोग के शरीर को कहीं ना कहीं एयर, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में बचा देता है मॉइस्चराइजर, यही काम है इसका, ठीक है। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी हो गया? हो गया? अच्छा, और एक पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट और है रेनी एसिडिटी से बचने का, और एक पॉइंट ये होता है कि आप जो है इसको, हाँ, कीप अवे द फूड्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट कांटेक्ट। सनलाइट के कांटेक्ट से किसी भी खाने को आप कोशिश करिए कि थोड़ा हटा के रखने का। सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि आप किसी चीज को रख देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें खराब हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होगा कि बहुत सारे, जैसे एक चीज देखे दिमाग में हो सकता आ सकता है आपके, कि पापा मम्मी लोग जो है वो अचार बनाती हैं। अचार बनाती हैं तो उसको बयाम में भर के, मतलब बर्तन में भर के या किसी चीज में भर के उसको धूप में दिखाती हैं 2-4 दिन। इसमें भी देखो एक चीज नोटिस करना, हम लोग भी छोटे थे तो नहीं समझ में आता था, मम्मी लोग अचार बनाती थी और बोलती थी कि अरे हर साल अचार बनाते हैं और खराब हो जाता है। वो करती क्या थी, डायरेक्ट ले जाके सनलाइट के में रख देती थी। तो सनलाइट के कांटेक्ट में रखोगे तो फंगस एक्टिव हो जाएगा, तुरंत उसमें खराब कर देगा उसको। इसीलिए आप सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रख के ऐसे जगह पे रखो जहां धूप का रोशनी डायरेक्ट नहीं, उजाला हो, सिर्फ उजाला हो, मतलब समझ गए ना, कि आप सन के डायरेक्ट रोशनी में रख दोगे, खराब हो जाएगा वो, समझ गए। और वो भी थोड़ा बहुत दिन तक रखा जाता है ताकि उसका जो आम है वो ढीला हो जाए। उसमें जो नमक डाला है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और उसके आम के चमड़े को वो ढीला कर देता है, और उसके बाद उसको धूप में रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कीप अवे फ्रॉम द फूड फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट कांटेक्ट। तो ये 5 पॉइंट हो गया आपका प्रिवेंशन फ्रॉम रेनी एसिडिटी से, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम याद रखेंगे। और इसमें जो है एक प्रिजर्वायर गैस में कौन सा यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन। अच्छा, इसके बाद एक चीज को नोट कर लेना आप। इसके बाद अब एक चीज देखना
कि एक होता है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको आप सही कर लेंगे। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग बोलते हैं बायो एक्टिव ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव एंटी ऑक्सीडेंट्स। हाँ, बायो एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका एग्जांपल क्या क्या है बताओ तो? यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड, और क्या होता है तो विटामिन सी और विटामिन ई होता है। क्या होता है? विटामिन ई होता है और विटामिन सी होता है, विटामिन ई और विटामिन सी होता है, और यूरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी कभी कभी क्या होता है, जो इनहेल्ड हाइड्रोजन होता है, इनहेल्ड, इनहेल्ड मतलब अंदर लिया हुआ, सांस लिया हुआ ऑक्सीजन, सांस लिया हुआ, ठीक है। इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस, इनहेल्ड, इनहेल्ड जो हाइड्रोजन गैस है, इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस is also acts as, is also ALSO, is also acts as एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्योंकि एयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जब सांस लेते हैं तो हाइड्रोजन भी जो होता है हम लोग के शरीर में जाता है, और वो इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस जो है कहीं ना कहीं वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब जो नेचर से मिलता हो। कहां से मिलता हो? नेचर से, नटूरे नहीं, नेचर, नेचर से ऑब्टेन्ड होगा। तो जो गैस या मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस खाने को रेनिसिडिटी से बचा रहा हो और मिलता कहां से है? नेचर से। उस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग बोलते हैं बायो एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसका एग्जांपल है यूरिक एसिड, विटामिन ई और विटामिन सी, ठीक। इनहेल्ड हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। तो यदि मान लो गैस, गैस में यदि पूछेगा एंटीऑक्सीडेंट्स, तो गैस एंटीऑक्सीडेंट्स, गैस एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लिख देना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि हाइड्रोजन गैस नहीं, इनहेल्ड हाइड्रोजन होगा, ये ध्यान देना, इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस, इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस। सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस का मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ पानी भी शरीर में हम लोग के जाता रहता है, मॉइस्चर भी जाता रहता है, तो वो वाला इनहेल्ड हाइड्रोजन गैस होगा। ऐसे हाइड्रोजन गैस खाली डाल दोगे ना तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम नहीं करेगा, ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग के शरीर में जब पानी हम लोग पीते हैं तो वो पानी हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, खाने को खराब होने से बचा देता है। और N2 गैस भी, ठीक है, N2 गैस, ये नहीं, ये इनहेल्ड नहीं। N2 गैस को इनहेल्ड मत करना ना, पर नुकसान हो जाएगा, गंडगोल होएगा। तो N2 गैस डायरेक्टली जो बाहर से हम लोग निकालते हैं, मतलब नेचर से जो ऑब्टेन करते हैं, ठीक। और विटामिन ई और विटामिन सी जिस चीज में पाया जाएगा वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा। विटामिन सी तो नींबू में होता है, नींबू में होता है, नींबू में। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है हम लोग सलाद उलाद बनाते हैं, खाना उना बनाते हैं तो नींबू डाल देते हैं। नींबू डालने से खाना जो है सड़ने से बच जाता है, समझ गए। जैसे कितने लोग देखोगे चिकन बनाते हैं, चिकन मतलब मुर्गा बनाते हैं, मीट बनाते हैं, तो उसमें जो है नींबू हल्का सा गाड़ देते हैं। नींबू गाड़ देने से क्या होता है कि वो चिकन जो है आराम से आप दोपहर में भी खाइए, रात में भी खाइए, बच गया तो कल दोपहर तक खाइए, और 2-3 दिन तक खाते रहिए, जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि विटामिन सी इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स उस चिकन को जो है खराब होने से बचा देता है, समझ गए? बहुत अच्छा। विटामिन ई और यूरिक एसिड, कभी कभी शरीर में कहते हैं कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया है, यूरिक एसिड ज्यादा हो गया है, तो इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं है। इस यूरिक एसिड बस एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है। तो आपको सीवी का एक क्वेश्चन आ गया, ये बताइए सीवी कमेंट बेस्ड कि यूरिया नहीं, यूरिक एसिड का आपको क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यूरिक से फिर दूसरा एक क्वेश्चन और आ गया कि ज्यूरिक, GUZURICH, ज्यूरिक जो है कौन से कंट्री का जगह है? ज्यूरिक जो है, ज्यूरिक एक प्लेस है
ज्यूरिक कौन से कंट्री का प्लेस है? ज्यूरिक जगह का नाम आया होगा बार बार, पिक्चर यदि कोई देखे होगे, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें बोलता है कि ज्यूरिक में हमको आज पहुंचना है, ज्यूरिक एयरपोर्ट पे, याद है? उसका एरोप्लेन छूट जाता है और उसके बाद वो कार से जाता है गाना गाते वाले होते हुए। कौन सा गाना? ओ दिल दीवाने वाला ना। तो आप इसको बना लेंगे। अब आप लोग भागने का मन कर रहा होगा आप लोगों का, तो भागने का मन रुक जाइए, थोड़ा सा समय देखे कितना हुआ है। समय हो गया है सर, वाटर को क्यों बॉयल करते हैं? क्या बॉयल करते हैं? अगर बैक्टीरिया डाई नहीं होते हैं तब? अरे यार, वाटर का बॉयल इसलिए नहीं करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, चलो ठीक है, वो हम बता देंगे। टॉपिक पे रहो, नहीं तो पता चला यहाँ जीके पढ़ाने लगेंगे साइंस उड़ाते। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, लास्ट टॉपिक देखो, इसमें एक चीज तुम लोग ध्यान दोगे कि एनोडाइजिंग, गैल्वानाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो, साइंस एक ऐसा चीज है ना कि यदि तुम डिस्कशन करने लगोगे तो बहुत सारा चीज आ जाएगा ना, तो पॉइंट पे थोड़ा रहने की कोशिश हम लोग किया जाए। जो डाउट्स होगा हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या कमेंट्स आया है, उसका हम अलग से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर बताना है इस चैप्टर का, खत्म नहीं हो गया है। ये नहीं कि खत्म हो गया और हम लोग गायब हो गए और दूसरे प्लैनेट पे चले गए हैं, जुपिटर पे अभी है हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों को देखना है कि एनोडाइजिंग क्या होता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग क्या होता है कि पेस्टिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ मेटल to the same metal which same metallic substance। ठीक है, same metallic material which has lost its shiny appearance। इसका मतलब क्या है? एनोडाइजिंग में आप शॉर्टकट में एकदम थोड़ा सा समझ लो कि एनोडाइजिंग का मतलब है कि जैसे लोहा है, लोहा का ऊपरी परत खत्म हो गया, जंग लग गया उसमें, तो तुम क्या करोगे कि लोहा ऑक्साइड, ठीक है, पेस्टिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड, मतलब लोहा ऑक्साइड का ही पेस्ट तुम मेटल लोहा पे चढ़ा दोगे और उसका शाइनिंग अपीयरेंस वापस ले आ दोगे। समझ गए? तो इसका बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देखो, मेटल नॉन मेटल में था, पहले हटा दिया गया, हम उसको बता देंगे तुम लोग को। ठीक है, अभी देखो, पहले क्या है कि हम लोग चैप्टर्स को पढ़ा जाए, चैप्टर्स पढ़ाने के बाद जो भी टॉपिक्स में डाउट होगा सब हम देखेंगे, उसको अभी कमेंट में किसको क्या डाउट है वो सब क्लास डिस्कशन किया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। तो एनोडाइजिंग में क्या करना है कि हमको एक थिक लेयर लेना है, थिक मतलब चिपचिपा गाढ़ा लेयर, अरे गाढ़ा पेस्ट लेंगे, गाढ़ा, थिक लेयर का मतलब पेस्ट मान लो, थिक पेस्ट, चिपचिपा वाला पेस्ट ले लो। किसका? जैसे लोहे का परत उड़ गया तो लोहे ऑक्साइड का ही परत लेके, मतलब चिपचिपा वाला पेस्ट लेके उसी के ऊपर चढ़ा दो। समझ गए? जैसे मान लो कि जिंक का पॉलिश हट गया, शाइनिंग अपीयरेंस खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड का ही पेस्ट लेंगे और जिंक के बर्तन के ऊपर या जिंक के कोई सब्सटेंस के ऊपर जिसका पॉलिश उड़ गया था उसी के ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये प्रोसेस हो गया एनोडाइजिंग। ये बस इतना ही है। अब गैल्वेनाइजिंग में क्या दिया हुआ है कि गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है कि पेस्टिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ऑक्साइड, सुपीरियर मेटलिक ऑक्साइड ओवर द inferior मेटलिक सब्सटेंस। जैसे क्या होता है कि मान लो सिल्वर है, सिल्वर का कोई ज्वेलरी है, क्या है, सिल्वर का कोई ज्वेलरी है, इसका पॉलिश देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमको पॉलिश चढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर से जो हाई महंगा, मतलब सिल्वर से सुपीरियर मेटल, सुपीरियर का मतलब नॉन रिएक्टिव, सुपीरियर का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव और इंफीरियर का मतलब होगा मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर
रिएक्टिव। तो सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? सिल्वर है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या हो गया? इंफीरियर का मतलब क्या हो गया? ये हाई रिएक्टिव है। इसके ऊपर हम लोग गोल्ड का पॉलिश चढ़ा देंगे और ये गोल्ड कहीं ना कहीं क्या था? लो रिएक्टिव था। तो लो रिएक्टिव है तो अपने आप चढ़ेगा ये? नहीं। गोल्ड सिल्वर के ऊपर अपने आप पॉलिश नहीं चलेगा। हाँ, सिल्वर गोल्ड को अपने आप भले खींच लेगा, क्योंकि सिल्वर तो हाई रिएक्टिव था। तो सिल्वर जो है वो गोल्ड को हाई रिएक्टिव होने के कारण खींच लेगा, लेकिन गोल्ड जो है सिल्वर के ऊपर अपने आप नहीं पॉलिश चलेगा, क्योंकि गोल्ड जो है लो रिएक्टिव है, मतलब सुपीरियर है। गोल्ड क्या है? लो है, मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर। और जो ये सिल्वर है ये इंफीरियर है, हाई रिएक्टिव है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस तरह के कंडीशन में किसी भी सब्सटेंसेस को थोड़ा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके ऊपर उसको चढ़ा देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग। ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों को अब अगले टॉपिक में बता दिया जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है। तो गैल्वेनाइजेशन आप समझ गए कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव मतलब इंफीरियर मेटल, हाई रिएक्टिव मतलब इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का मतलब लो रिएक्टिव मेटल का पेस्ट चढ़ाते हैं। मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड का, नॉन रिएक्टिव सुपीरियर मेटल का मेटल ऑक्साइड का पेस्ट चढ़ा देते हैं। और वो पेस्ट कैसे चढ़ाते हैं? उसमें थोड़ा उसको पहले गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्का इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। समझ गए? हाई रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर लो रिएक्टिव वाला एलिमेंट खुद से चढ़ेगा नहीं। हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट लो रिएक्टिव को खींचने की कोशिश तो करता है। सिल्वर जो है कोशिश करता है गोल्ड को कि मेरे पास आ जाओ, तो सिल्वर कोशिश तो कर रहा है, लेकिन गोल्ड को ना आना है तो गोल्ड को थोड़ा सा हम लोग को हीट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करके जबरी उसको ढकेल ढकेल के सिल्वर के पास भेजना पड़ेगा, और सिल्वर के ऊपर गोल्ड का पॉलिश चढ़ा देना पड़ेगा। उस प्रोसेस को कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हम लोग आपको डिस्कशन करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे अगले वाले वीडियो में। तब अब हम लोग आगे अब कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। अभी 9 क्लास का भी बैच पढ़ाया गया लाइव, 10 क्लास का भी पढ़ाया, अब लग गया भूख। अब इसलिए हम लोग को चलना पड़ेगा। तो ओके, सी यू, गुड नाइट, बाय। जाते जाते एक जीके का क्वेश्चन, कमेंट बेस्ड फॉल। विच रे क्या हो रहा है? विच रे हैज हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? TRA, विच रे हैज हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? पेनेट्रेटिंग का मतलब भेदने की शक्ति, छेदने मतलब भेदने या छेदने की शक्ति। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लें, दूसरा क्वेश्चन आप ये लिख लीजिए कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बताना है आपको, ठीक। तीसरा आप लिख लीजिए स्ट्रैटेजिक मेटल किसको कहते हैं? स्ट्रैटेजिक मेटल का आपको बताना है एग्जाम्पल। चौथा आपको यह बताना है कि चौथा ये आप बताओ कि WHO, यूनिसेफ और यूनिसेफ और यूनेस्को और आपको ये बताना है AIEEE, जो एग्जाम पहले होता था अब बंद हो गया, ठीक है। AIEEE जब से IITG नीट स्टार्ट हो गया तब से ये बंद हो गया। ये AIEEE और PMT और CPMT, इतना क्वेश्चन का आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे विदाउट हेल्प टेकिंग गूगल बाबा हेल्प, ठीक है। तो जब आपको आंसर ना आए तो आप क्या करेंगे? गाना बजाएंगे, डीजे वाले बाबा मेरा मैथ का क्वेश्चन बता दे, मेरा जीके का क्वेश्चन बता दे। तो डीजे बाबा आएंगे, आपको मैथ जीके का क्वेश्चन बता देंगे, साइंस बता देंगे, एवरीथिंग बता देंगे। मिशन सक्सेसफुल और क्लास हो गया खत्म।
तो गुड नाइट, गुड बाय, और अब कल किया जाएगा गुड मॉर्निंग बच्चों। चला जाए, कौन कौन देखें लास्ट में कौन कौन है, देखें देखें कौन कौन जुड़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गुड, खत्म, ओके सर। संदीप, अच्छा सब लोग एक बात बताओ, अभी जाने की जरूरत नहीं, एक चीज बताओ, क्वालिटी कैसा था? ये हम दूसरे मोबाइल से शूट कर रहे थे वीडियो, क्वालिटी कैसा था? दीक्षांत, क्लियर दिख रहा है एकदम, ब्लर नहीं आ रहा ना? दीक्षांत बताओ, ब्लर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एचडी क्वालिटी, चलो ठीक है। अदिति बता रही है ठीक है, हाँ सर ब्लर नहीं है, चलो ठीक है। तो गुड नाइट एंड बाय। ठीक से काटना, देखना वो ना हो, धीरे से उधर से जाओ, वो क्या बोलते हैं उसको, फिर प्रोसेसिंग में लगाओ।